हेलो फ्रेंड्स। आज का केस देखते हैं। पहले केस को डिस्कस कर लेते हैं कि मानो आप आईसीयू में हो और आपके पास पेशेंट आते हैं। पेशेंट को या तो लीवर डिजीज है, या तो लीवर सिरोसिस है, या एक्यूट लीवर इंजरी हो गई है, या उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है। तो आपने उसमें शंट लगवाया है, कहाँ पे? इंट्राहिपैटिक पोर्टल वेन के बीच में, जिसको टिप्स बोलते हैं, जो कि कल हमने बताया था आपको गैस्ट्रो ब्लीडिंग के अंदर। तो उसके वजह से हो जाता है हिपैटिक एंसेफलोपैथी उस कंडीशन के अंदर। तो हम इस केस को आज डिस्कस करेंगे कि आप इसको कैसे मैनेज करोगे और आप कैसे इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलाओगे। तो देखते हैं कि ये जनरल प्रिंसिपल्स में हम एंसेफलोपैथी को कैसे देखते हैं कि जो ये हिपैटिक एंसेफलोपैथी होती है कोई सिम्टम्स नहीं होती है, एक सिंड्रोम होता है, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो खत्म हो जाती है और अल्टर्ड हो जाती है, और जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी है वो भी पेशेंट में चेंजेस दिखती है। मतलब जो ब्रेन से हमारे हाथों पैरों का जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, वो इनएक्टिव हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ये क्यों होता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर लीवर जो होता है वो अच्छे से काम नहीं करता, जिसके वजह से एमोनिया, जिसको NH2 बोलते हैं, वो हमारे ब्रेन तक चला जाता है, वो टॉक्सिसिटी कर देता है, जिसके वजह से हिपैटिक एंसेफलोपैथी हो जाती है। तो ये हमने बता दिया कि क्रोनिक हिपैटोसेलुलर फेलियर या पोर्टोसिस्टमिक शंट के वजह से होता है। तो अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे डायग्नोस करोगे। और डायग्नोस करने से पहले हम देखते हैं कि जो हिपैटिक एंसेफलोपैथी के अंदर जो ग्रेड्स होते हैं बहुत जल्दी चेंज होते हैं। जो हमारे ब्रेन के अंदर एक्टिविटीज या टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है उसके वजह से बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। उसको हमने कुछ ग्रेड्स के अंदर देखते हैं कि पेशेंट में क्या क्या होगा। जो फर्स्ट ग्रेड होता है उसके अंदर हल्का सा कंफ्यूजन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, और ट्रीमर्स आते हैं, हाथ पैर कांपते हैं, और एस्ट्रेक्सिस होता है। इसको हम अभी बताते हैं एस्ट्रेक्सिस क्या होता है। अब हम देखते हैं ग्रेड 2 में क्या होता है। पेशेंट हल्का सा और ज्यादा सुन सा हो जाता है, कहीं मन नहीं लगता, तो मतलब एक चीज पे फोकस नहीं रहता, और उसका बिहेवियर में भी हमको चेंजेस मिलते हैं, कुछ ऊटपटांग बातें करते रहता है, और एस्ट्रेक्सिस मिलता है। तो हमने देखा कि ग्रेड 1 में भी एस्ट्रेक्सिस मिलता है और ग्रेड 2 में भी एस्ट्रेक्सिस मिलता है, और ग्रेड जब हम 3rd में आते हैं तो उसके अंदर भी एस्ट्रेक्सिस मिलता है, और उसमें सीवियर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है कि वो बात करने के होता नहीं है, कि वो अप्रोप्रिएट लाइन को बोल नहीं पाता है और अच्छे से बात नहीं कर पाता है, उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। और ग्रेड 4 के अंदर पेशेंट कोमा में ही चला जाता है, इतना मतलब ज्यादा सीवियरिटी होती है। तो बात करते हैं, हमने हर तीनों में देख रहा है एस्ट्रेक्सिस होता क्या है। एस्ट्रेक्सिस इसमें भी आता है, एस्ट्रेक्सिस इसमें भी आता है। तो एस्ट्रेक्सिस एक टेस्ट होता है जिसमें कि आप पेशेंट के हाथों को सीधा करा के ऐसे फोल्ड करोगे, तो जिसके अंदर हिपैटिक एंसेफलोपैथी होगी तो जो उसका हाथ है वो सीधे कॉन्स्टेंट ऐसे रह नहीं पाएंगे, वो ऊपर नीचे ऐसे हिलेंगे, कि कभी जैसे ऊपर ऐसे ऐसे करके हिलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्ट्रेक्सिस, या इसको फ्लैपिंग हैंड भी बोलते हैं, फ्लैपिंग हैंड या एस्ट्रेक्सिस। ये आप इंसेफलोपैथी की कंडीशन में देखते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, है ना, किसके वजह से ये हो सकता है। तो हम अलग अलग केस देखते हैं कि जो मेडिसिन हम लेक्टुलेज के साथ दे नहीं सकते उसमें भी होने के चांसेस होते हैं। एजोटीमिया की कंडीशन, जिसके अंदर अमोनिया और यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी तक, वो ब्रेन में चला जाता है, उसके वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है। ये होता किसके वजह से? किडनी इंजरी के वजह से होता है, जिसको कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, एजोटीमिया। जब हम किडनी में आएंगे, रेनल की बात करेंगे, जब एजोटीमिया को अच्छे से बता देंगे। कुछ ओपियोइड्स होते हैं या सेडेटिव, जो नींद लाने वाली मेडिसिन होती है, और ओपियोइड्स पेन किलर होते हैं, जो हमने पहले बात कर चुके हैं पिछले लेक्चरों में, उससे भी हो जाती है ये। या कोई एक्यूट GI ब्लीडिंग का केस हो, उसके अंदर आप शंट लगाते हो तो उसके वजह से भी होने के चांसेस होते हैं। या हाइपोकैलेमिया, जब पोटेशियम की मात्रा कम हो जाए बॉडी के अंदर, उससे भी ये मतलब रिस्क फैक्टर है इसके। या एल्कोलोसिस हो जाए, जब बॉडी के अंदर जो पीएच होता है, बॉडी का ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 तक इसका सामान्य पीएच होता है। जब ये 7.45 से ऊपर चला जाता है, 7.45 से, तो उसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया की कंडीशन, या कॉन्स्टिपेशन हो पेशेंट को, है ना। तो और इन्फेक्शन के वजह से भी होता है, और हाई प्रोटीन डाइट।
तो इसके अंदर हमें जो प्रोटीन डाइट है वो भी मेंटेन करनी पड़ती है, जो हमने अभी बताया कि हिपेटोसेलुलर डिसफंक्शन जैसे सिरोसिस हो जाए, या जो हमने टिप्स की जो कल बताया था उसके वजह से ही आज हम ये टॉपिक ले रहे हैं, टिप्स के वजह से। तो अब हम देखते हैं हम इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। ये एस्ट्रेक्सिस हमने बता दिया, जिसको कि फ्लैपिंग ट्रिमर बोलते हैं। ये स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक एंसेफेलोपैथी के अंदर देखा जाता है। और इसके अंदर दूसरा जो डायग्नोसिस हम करते हैं वो एंसेफेलोग्राम से भी कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है जिसके ऊपर हमारे सिर के ऊपर लाइट्स लगते हैं, उसके वजह से इलेक्ट्रिकल जो वेव्स निकलती है उसको हम पेपर पे देखते हैं। तीसरा जो टेस्ट होता है वो अमोनिया लेवल के ऊपर होता है, पर ये कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता है, मतलब इससे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि अमोनिया बढ़ गया इसकी वजह से हेपेटिक एंसेफेलोपैथी है, पर स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। उसका हमको एस्ट्रेक्सिस देखना चाहिए, इलेक्ट्रोग्राफी देखना चाहिए, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। और इसके बाद एक राइट हैंड नंबर कनेक्शन भी होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। इसमें हमको पेशेंट को एक ऑर्डर देना होता है कि हमें इसको कनेक्ट करना है, जैसे 1 के बाद ए, फिर इसके बाद 2 के बाद बी के बाद 3 के बाद सी, ऐसे इसको वो पेशेंट कनेक्ट नहीं कर पाता है। और ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड नंबर कनेक्शन। ये हमें एंसेफेलोपैथी के अंदर करानी होती है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के अंदर देखने के लिए। अब बात करते हैं हम इसमें क्या ट्रीटमेंट चलाते हैं। जो ट्रीटमेंट हम चलाते हैं इसमें सबसे पहले तो हमें प्रोटीन डाइट का मेंटेन करना रहता है। 1.25 से लेके 1.5 ग्राम पर बॉडी के हिसाब से हमें प्रोटीन उसका देना होता है पेशेंट को। और दूसरा हम मेडिकेशन देखते हैं। मेडिकेशन में हमें इसमें नॉन एब्जॉर्बर डाइसैकेराइड्स देने होता है, जिसको कि हम लैक्टुलोज बोलते हैं। ये लैक्टुलोज की फोटो है, इसमें ब्रांड नेम हमको नहीं जानना है, हमको लैक्टुलेज नॉर्मली बताना होता है। तो लैक्टुलोज की हमें कितनी मात्रा लेते हैं, लैक्टुलोज का जो डोज होता है वो 15 से लेके 45 ml पर ओरली देखते हैं, 15 to 45। घर पे भी हम कभी पेशेंट को देना होता है तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में दे देते हैं, देना चाहिए थोड़ा सा, 2 ढक्कन से ऊपर ना, तो वैसे हम 1 ढक्कन देते हैं, वो गलत डोज हो जाती है। तो इसके अंदर हम 15 to 45 ml पर ओरली देते हैं, या तो पेशेंट उसको ओरली ले ले, ओरली नहीं ले पाए तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से हमको वो देना होता है लैक्टुलोज। ये हमारा फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है एंसेफेलोपैथी के लिए। इसको हमें लैक्टुलोज को देना होता है, इसके अंदर जो टॉक्सिन होता है ऊपर से जो बोवल मूवमेंट होती है वो क्लियर हो जाती है। और जो लैक्टुलोज फिर हमको कब तक देना पड़ता है, लैक्टुलोज की जब तक 3 से लेके 5 सॉफ्ट स्टूल पर डे के नहीं निकलने लग जाए, मतलब बोवल जो मूवमेंट होती है या जो पेशेंट हो 3 से लेके 5 बार तक स्टूल पास करे, जब तक ऐसी मात्रा में हमें लैक्टुलोज का यूज करना चाहिए। जब किसी वजह से ओरल लैक्टुलोज पेशेंट ना ले पाए, जैसे कि इलियस की प्रॉब्लम में जो उसका इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाए या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो इंटेस्टाइन में, उसके अंदर हमें एनीमा के रूप में यूज करना चाहिए, वो अभी थोड़ी देर में बताते हैं। और क्या बोलते हैं, जो उसकी स्टार्टिंग डोज होती है वो 30 ml हर 2 घंटे के अंदर यूज करनी चाहिए, फिर ऐसे ही करके उसको 4 से लेकर 6 घंटे में बढ़ा देनी चाहिए, फिर उसके बाद 8 घंटे 30 ml के हिसाब से हमें देना चाहिए। तो लैक्टुलोज जो एनीमा की बात करी थी, हम इसको कैसे बना के देते हैं। इसके अंदर हमें 300 ml लैक्टुलोज लेना होता है और 700 ml पानी लेना होता है, उनको मिक्स करके हमें पेशेंट को एनीमा देना होता है एनल कैनाल के रूट से, उससे उसका पूरा बोवल क्लियर हो जाता है। इसके अंदर हमको रिफेक्सिमिन का भी यूज करना होता है, एंटीबायोटिक होती है, और ये क्या बोलते हैं 550 mg पर ओरली BID देना होता है दिन में 2 बार। इसका देखा गया है जो प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल होती है, मतलब एक ऐसी ट्रायल जिसके अंदर कि हम देखते हैं कि पेशेंट को इससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर जो प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल है उसके अंदर रिफेक्सिमिन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेपेटिक एंसेफेलोपैथी की, ये हेपेटिक एंसेफेलोपैथी को कम करती है। तो जो रिफेक्सिमिन होती है उसकी हमें 550 mg देनी होती है BID। तो ये हमारा पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हुआ। थैंक यू।